तो ये 2 kg का मास है, 100 न्यूटन का फोर्स है और ये 5 मीटर चलता है। तो इस वाले केस में आपको वर्क डन निकालना है बाय द फोर्स, और यहाँ पे वही 2 kg का ब्लॉक, लेकिन 100 न्यूटन का फोर्स अब मैंने ऐसे टेढ़ा लगा दिया। क्या फर्क पड़ेगा इसमें? ये मान लो मैंने 37 डिग्री एंगल पे लगा दिया और ये भी 5 मीटर चला। तो वर्क डन बाय फोर्स, इस फोर्स का वर्क डन निकालना है 5 मीटर डिस्टेंस के लिए। कैसे निकालो? चलिए अलग अलग एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल में ऐसा ले लेता हूं, वही 2 kg का फोर्स, 2 kg का ब्लॉक, और फोर्स ऐसे लगा दिया 100 न्यूटन का 37 डिग्री एंगल पे, और ये 5 मीटर चल रहा है। अब यहाँ पे मैंने कहीं फ्रिक्शन नहीं लिया। अब मैं अगर काइनेटिक फ्रिक्शन अज्यूम कर लूं कि यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट भी है म्यू के इज इक्वल टू 0.5, और अब मैं 100 न्यूटन ऐसे लगाऊं 37 डिग्री एंगल पे, तो वर्क डन बाय द फोर्स कितना होगा अगर ये 5 मीटर डिस्टेंस चल रहा है? ये 4 एग्जांपल हैं, उनको पहले करते हैं, उसके बाद अलग एग्जांपल। तो यहाँ पे बड़ा सिंपल सा जो बात है वो ये है, यहाँ कितना वर्क होगा? पहले एग्जांपल बोलो। 500। 500 जूल। गुड। दूसरे एग्जांपल में पहले एग्जांपल की अगर बात करें तो वर्क डन जो आया वो 500। कैसे? फोर्स और फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? 5 मीटर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो वर्क आएगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। खाली डिस्प्लेसमेंट से मतलब नहीं, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वो हो रहा 5 मीटर। तो ये सिंपल है, 100 इंटू 5 इज इक्वल टू 500 न्यूटन मीटर, और आप इसको जूल भी कह सकते हो। अच्छा, दूसरे एग्जांपल में फोर्स के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक कंपोनेंट हो जाएगा 100 cos 37 और दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा 100 sin 37। आप देखोगे इस कंपोनेंट के अलोंग कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, जो भी डिस्प्लेसमेंट है वो खाली इसके अलोंग। तो कौन कौन मल्टीप्लाई होगा इसमें? 100 cos 37 और 5 मीटर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क आएगा 100 cos 37 मल्टीप्लाई बाय 5। तो cos 37 कितना होता है? 4/5 इंटू 5। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो आंसर आएगा 400 जूल। ये वर्क आ जाएगा। इस वाले केस में नेगेटिव वर्क होगा, क्योंकि फोर्स के दो कंपोनेंट करोगे, अगर फोर्स ऐसे लग रहा है मतलब फोर्स ऐसे नीचे भी लग रहा है और ऐसे भी लग रहा है, तो फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट ऐसे जाएगा और दूसरा कंपोनेंट नीचे आएगा। मैं इस वाले को उठा करके यहाँ ला सकता हूँ। तो फोर्स अगर ऐसे लग रहा है ना, मतलब आप ऐसे लगा सकते हो और एक कंपोनेंट ऐसे लगा सकते हो, या फिर आप ऐसे लगा सकते हो एक कंपोनेंट और दूसरा कंपोनेंट ऐसे लगा सकते हो। इसके दो कंपोनेंट कर लिए इस वाले के, एक ऐसा और एक कंपोनेंट ऐसा, ठीक है। तो कौन कितना वैल्यू होगा? ये होगा 100 cos 37 फिर से, और ये जो कंपोनेंट आया वो आएगा 100 sin 37। और देखो ये कंपोनेंट के अलोंग कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इसके अलोंग डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन इसमें भी क्या हो रहा है, ब्लॉक आगे चल रहा है और फोर्स पीछे लग रहा है। ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है कि फोर्स की डायरेक्शन में हमेशा चले, ऐसा जरूरी नहीं है। फोर्स ऐसे लग रहा है, देखो इस डायरेक्शन में भी तो नहीं चल रहा, फोर्स लग रहा है पर नहीं चल रहा है, क्योंकि इस डायरेक्शन में कुछ अलग इक्वेशंस बनेंगी। इसमें भी इस डायरेक्शन में नहीं चल रहा, क्योंकि इस डायरेक्शन में कुछ इक्वेशंस बनेंगी, वो हमने बनाई नहीं, वो क्या बनेंगी वो बता दूंगा। पर इस डायरेक्शन की बात करें, क्योंकि वर्क इसी डायरेक्शन में होना है, क्योंकि इसी डायरेक्शन के अलोंग डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। पर हालांकि
यहाँ फोर्स पीछे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, तो यहाँ नेगेटिव वर्क होगा, पॉजिटिव वर्क नहीं होगा। होगा उतना का उतना ही जितना पहले वाले केस में हुआ था 400 जूल, और यहाँ पे ये नेगेटिव वर्क होगा। कितना होगा? ये था 100 cos 37, सॉरी, so work is minus 100 cos 37 into 5, that is minus 400 joule। ये माइनस क्यों आया समझ में आया? क्योंकि हाँ सर। फोर्स अपोजिट डिस्प्लेसमेंट। हाँ सर। ओके, अच्छा वर्टिकल में मैंने कहा कि इक्वेशंस बनेंगी, तो वो क्या इक्वेशंस होंगी? देखो वर्टिकल में ये ब्लॉक चल नहीं रहा है, इसका मतलब वर्टिकल में एक स्पेस का खुद का एनर्जी लग रहा होगा 20, और एक 100 sin 37 ऊपर लग रहा है। 100 sin 37 होगा 3/5, तो ये हो जाएगा 20, तो 60 ऊपर लग रहा है, मतलब 60 ऊपर लग रहा है। हालांकि ऊपर भी 60 लग रहा है ना, तो ये ऊपर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए, पर मैंने आपको, अगर जा भी रहा होगा, लेट से मान लो अभी तो मैंने कहा कि नहीं जाएगा, पर यहाँ इक्वेशन से पता पड़ रहा है कि 20 नीचे लग रहा है और 60 ऊपर लग रहा है, तो इसका मतलब ये ऊपर भी मूव करना चाहिए। पर मैंने आपको ऊपर डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछा ही नहीं, मैंने आपको पूछा कि इस डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना वर्क है। तो अगर ये ऊपर डिस्प्लेस हो भी रहा होगा तब भी यहाँ पे हमने नहीं निकाला, क्योंकि इस डिस्प्लेसमेंट के लिए खाली यही फोर्स जिम्मेदार है, ये फोर्स की इस डिस्प्लेसमेंट के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये फोर्स जो है उसकी जिम्मेदारी खाली ऊपर डिस्प्लेसमेंट की, तो ये ऊपर वर्क कर सकता है, पर ये वाला फोर्स यहाँ डिस्प्लेसमेंट के लिए कोई वर्क नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी कोई जिम्मेदारी बनती नहीं है इसको इस तरफ ले जाने की, इसको इस तरफ ले जाने की जिम्मेदारी इस वर्क की है। अच्छा, पॉजिटिव वर्क का क्या मतलब है? कि सिस्टम में एनर्जी दे रहा है, वर्क होना मतलब एनर्जी देना, तो सिस्टम में एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। और नेगेटिव वर्क का क्या मतलब है? कि मोशन तो इस तरफ हो रहा है, क्योंकि 5 मीटर इस तरफ चल रहा है, मतलब मोशन इस तरफ हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं? मोशन को सपोर्ट थोड़ी कर रहे हैं, हम मोशन को अपोज कर रहे हैं। हमारा फोर्स जो है वो मोशन को अपोज कर रहा है, क्योंकि अगर 5 मीटर ब्लॉक ऐसे चल रहा है मतलब मोशन इस तरफ है, और फोर्स आप उल्टा लगा रहे हो, तो इसका मतलब मोशन को सपोर्ट नहीं कर रहे, मतलब मोशन की एनर्जी के साथ क्या कहते हैं, खिलवाड़ कर रहे हो, उसकी एनर्जी को निकाल रहे हो, उसकी एनर्जी को कम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आगे जाना चाहो, कोई आपको पीछे धक्का दे, तो ऑब्वियसली आपकी एनर्जी कम हो जाएगी, तो आपकी एनर्जी में से माइनस हो जाएगा, इसलिए ये माइनस आया। और यहाँ पे अगर आपको कोई सपोर्ट करे किसी भी चीज में, तो आपकी एनर्जी बढ़ती है, आपको उत्साह बढ़ता है, मोटिवेशन बढ़ता है, तो आपकी एनर्जी बढ़ती है। चलिए ठीक है, अब लास्ट एग्जांपल है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पे मैं अब इस वाले में सबके वर्क डन निकालूंगा, जितने भी फोर्स लग रहे हैं। मैंने यहाँ पे खाली 100 न्यूटन का वर्क निकाला है, यहाँ पर भी मैंने इसका निकाला 100 न्यूटन का, 100 न्यूटन का 100 cos 37 ही वर्क कर रहा था, यहाँ पर भी 100 cos 37 का निकाला। लेकिन इस एग्जाम्पल में मैं जितने भी फोर्सेज लग रहे हैं उन सबका वर्क डन निकालूंगा। देखो कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं, लेट्स सी। तो इस एग्जाम्पल में अगर बात करें, F 100 न्यूटन, और ये है 37 डिग्री का एंगल, और ये 5 मीटर चला, और यहाँ पे मैंने कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दे दिया है, क्योंकि चल रहा है ब्लॉक, इसलिए काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। ब्लॉक इज ऑलरेडी मूविंग, और ये सरफेस रफ है, और काइनेटिक फ्रिक्शन भी है यहाँ पे। चलिए ठीक है, तो अभी मैं आपसे पूछूं कि वर्क निकालना है अलग अलग फोर्सेस का। वर्क बाय 100 न्यूटन, 100 न्यूटन ने कितना वर्क किया, किसमें कितना वर्क किया? 5 मीटर चलाने में, इन डिस्प्लेसिंग 5 मीटर। ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। वर्क करा मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कौन से डिस्प्लेसमेंट का वर्क? इस 5 मीटर का। कई बार आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं दे रखा होता और आपको दे रखा था टाइम इंटरवल, तो आपको पूछा होता है वर्क बाय 100 न्यूटन इन 3 सेकेंड, तो आपको निकालना पड़ेगा कि 3 सेकेंड में वो कितना चला, क्योंकि बिना कितना चला वो निकाले हुए आप फोर्स और उसकी डिस्प्लेसमेंट को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो डिस्प्लेसमेंट तो पता होना ही चाहिए आपको, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इसी को वर्क बोलेंगे। तो चलिए, एक है वर्क बाय 100 न्यूटन, दूसरा है वर्क बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन कितना वर्क करेगा? अच्छा मुझे बताओ, काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा?
और 100 न्यूटन का वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा क्या नेगेटिव। और तीसरी बात, वर्क बाय mg। चौथा, वर्क बाय नॉर्मल फोर्स। मैंने सारे फोर्सेस, जितने भी 4 फोर्सेस लग रहे हैं, चारों के वर्क पूछ लिया आपसे। तो सिंपल है, देखो इसमें अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए इसका ब्लॉक का, तो F के 2 कंपोनेंट हो जाएंगे। ये कंपोनेंट हो जाएगा F cos 37 और ऊपर वाला होगा F sin 37। तो ऊपर वाले को यहाँ पे लिख दूं मैं F sin 37, या इसको उठा के यहाँ भी ला सकता हूँ। तो ये मेरा कंपोनेंट हो गया F cos 37 और ये हो गया F sin 37। मैं सुटेबिलिटी के लिए इस वाले कंपोनेंट को उठा करके यहाँ रख देता हूँ, क्योंकि पैरेलल शिफ्ट किया जा सकता है। तो मुझे लगेगा कि ये वाला कंपोनेंट भी इसी ब्लॉक पे लग रहा है, ठीक है। अदरवाइज मुझे लगेगा ये बाहर कहाँ लग रहा है, आपको कंफ्यूजन हो जाओगे, इससे बाहर लग रहा है क्या, नहीं बाहर नहीं लग रहा, ये इसी ब्लॉक पे लग रहा है। पर इसके 2 कंपोनेंट किए गए, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो इस ब्लॉक को ऊपर उठाने के काम कर रहा है F sin 37, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो इसको ऐसे मूव कराने की कोशिश कर रहा है F cos 37। mg इस ब्लॉक का नीचे लगेगा। अगर ब्लॉक का मास मान लेते हैं 2 kg, तो 20 न्यूटन नीचे लगेगा। अच्छा, नॉर्मल कहाँ लगेगा, तो ये सरफेस इस पे ऊपर की ओर नॉर्मल लगाएगी, ऊपर की ओर इसको दबाएगी, तो N1 नॉर्मल लगेगा। अच्छा, काइनेटिक फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, मोशन अगर आगे कर रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ लगने वाला है। अच्छा, और ये चला कितना, तो चला है 5 मीटर, ये चला है खाली 5 मीटर चला है। तो 5 मीटर चला है, तो इस फोर्स की बात करें तो ये फोर्स भी ऐसे लग रहा है। अच्छा, ये जो फोर्स था 100 न्यूटन, उसका खाली एक कंपोनेंट काम करेगा F cos 37, इसको यहां चलाने के लिए। F sin 37 का वर्क क्या होगा, क्या होगा F sin 37 का वर्क, क्या हो, नॉर्मल का वर्क क्या हो, 0। देखो ये जो तीनों फोर्सेस है, F sin 37, नॉर्मल, और ये N1 नॉर्मल और 20 न्यूटन, ये तीनों ही इस डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। तो इन तीनों का इस डिस्प्लेसमेंट से कोई लेना देना नहीं। इस डिस्प्लेसमेंट से लेना देना खाली इस F cos 37 का है और इस काइनेटिक फ्रिक्शन का है। तो ये पॉजिटिव वर्क करेगा क्योंकि ये ऐसे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे हो रहा है। F cos 37 ऐसे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे हो रहा है। और ये नेगेटिव वर्क करेगा क्योंकि F के इस तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है। तो F के इस तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, तो इसका वर्क नेगेटिव होगा। ये पता हो जाना चाहिए आपको, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में ये डिस्प्लेसमेंट को सपोर्ट कर रहा है, मतलब ये एनर्जी दे रहा है। ये डिस्प्लेसमेंट को अपोज कर रहा है, मतलब ये सिस्टम में से एनर्जी निकाल रहा है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा नेगेटिव वर्क करता है, ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो ये है, आपके नीट वगैरह में छोटा छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज विल डू नेगेटिव वर्क। तो ऑब्वियसली काइनेटिक फ्रिक्शन सिस्टम की एनर्जी को खाता है, सिस्टम से एनर्जी निकालता है। काइनेटिक फ्रिक्शन एनर्जी लॉस करता है, मतलब नेगेटिव वर्क करता है। नेगेटिव वर्क का मतलब है, किसी के लिए नेगेटिव वर्क करना मतलब उसकी एनर्जी को कम करना, ये है नेगेटिव वर्क। तो काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा। चलिए, तो ये समझ में आ गया कि इसका वर्क भी 0 होगा, इसका इसका वर्क 0 होगा, नॉर्मल का वर्क भी 0 होगा क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है, और 20 न्यूटन जो mg लग रहा है उसका भी वर्क 0। तो यहाँ पे इन सबका आंसर आ गया 0, इसका भी वर्क 0, और F sin 37 का भी 0। इसका कितना होगा, तो F sin 37 इंटू 5, जो कि हम ऑलरेडी F cos 37 इंटू 5, F का वैल्यू 100 है, तो हम वर्क निकाल चुके थे इसका, 100 cos 37 इंटू 5, विच वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड इन प्रीवियस स्लाइड। और काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क कितना होगा ये निकाल के बता दो मुझे, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। μs into n। म्यू एस इंटू एन, म्यू एस नहीं, म्यू के इंटू एन, नॉर्मल फोर्स। अच्छा, यहां पे क्या होगा, सी यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि कैसे क्या हो रहा है।
ये ब्लॉक वैसे वर्टिकल में भी मूव कर रहा है, लेकिन हम हॉरिजेंटल के लिए बात कर रहे थे। अगर आपको वर्टिकल में मोशन के बारे में जानकारी दे रखी है तो आपको वर्टिकल, अगर मान लो मैं कह दूं कि ये ब्लॉक वर्टिकल में मूव कर रहा है, हालांकि ये ब्लॉक कर रहा है, पर मैं हॉरिजेंटल के लिए वर्क निकाल रहा हूँ, इसलिए मैंने 0 कर दिया। मान लो ये वर्टिकल में भी कुछ एक्स डिस्टेंस मूव करेगा, तो क्या अब एफ साइन 37 का वर्क 0 होगा कि क्या होगा? 0 नहीं होगा ना। अब ये 0 नहीं होगा क्योंकि इस दिशा में भी ये मूव कर रहा है ना। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, बस दैट्स इट, तो वर्क होगा। अदरवाइज उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट कितना भी करा दो, वर्क नहीं होगा। ठीक है, तो अभी कभी एंगल में कुछ दे रखा हो तो दो कंपोनेंट कर लेते हैं, एक उसकी डायरेक्शन में और एक उसके परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के कारण कोई वर्क नहीं होता, खाली उसकी डायरेक्शन के में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके कारण वर्क होगा। क्या, तो यहाँ पे मान लो अगर इक्वेशन लगाए तो क्या इक्वेशन निकलेगी? ये होता है 100 sin 37, जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना है 100 इंटू 3/5 विच इज नथिंग बट 20, तो 60। तो ऊपर 60 लग रहा है, नीचे लग रहा है 20, तो नॉर्मल कितना लग रहा होगा? नॉर्मल कितना होगा? अगर मैं कहूं ऊपर 60 लग रहा है और नीचे 20 लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना लग रहा है? नेट फोर्स कितना लग रहा है? पहले नॉर्मल को छोड़ दो, नॉर्मल तो तब होगा जब कांटेक्ट होगा यहाँ पे, जब यहाँ पे कांटेक्ट होगा तब नॉर्मल होगा, जब कांटेक्ट होगा तब नॉर्मल होगा। ठीक है, अच्छा अभी मुझे बताओ कि दो नॉर्मल तो तब आएगा ना जब ये वाली सरफेस इस पे ऊपर फोर्स लगा रही होगी और इस ब्लॉक वाली सरफेस नीचे लगा रही होगी। अभी हमारे पास दो फोर्सेस तो हमको साथ साथ दिख ही रहे हैं, कौन कौन से? एक तो एफ साइन 37 जो कि है 60 न्यूटन, और एक उसका खुद का mg जो कि 20 न्यूटन है। तो ये 60 ऊपर है और 20 नीचे है, तो क्या कांटेक्ट रहेगा यहाँ पे कि ऊपर चला जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा ना। हाँ, तो इसको नेट फोर्स ऊपर लगेगा 40 न्यूटन का। देखो वही चीजें हैं जो इसमें खाली देखना है कि क्या हो रहा है, बस याद कुछ भी नहीं रखना है। तो 60 ऊपर लग रहा है, 20 नीचे लग रहा है, तो 40 ऊपर, इसका मतलब यहाँ पे कोई कांटेक्ट नहीं है, नो कांटेक्ट। कांटेक्ट ही नहीं है तो ऑब्वियसली नॉर्मल फोर्स ही 0 है यहाँ पे। इस वाले क्वेश्चन में नॉर्मल फोर्स ही 0 है, तो नॉर्मल का वर्क डन तो 0 होगा ही होगा, है ना। अगर फोर्स होता तब भी 0 कर देते अगर ये रुका हुआ होता तो। मान लो अगर ये रुका हुआ होता तो नॉर्मल का वर्क 0 होता, पर ये 40 न्यूटन से ऊपर चल रहा है, मतलब 40 न्यूटन से, इसका मतलब यहाँ डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर एफ साइन 37 का वर्क डन आपको निकालने के लिए पूछा जाए तो आप क्या करोगे? ये जितना ऊपर चल रहा है, अब कितना चल रहा है वो आपको इक्वेशन से निकालना पड़ेगा। 14 न्यूटन के लिए अगर 2 kg का मास कितने एक्सेलरेशन से ऊपर चलेगा? देखो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया, मैं इसको अगली साइड में ले लेता हूँ या इसको रब कर देता हूँ, मैं तो सब एक ही एक में चलता रहेगा। मैं पढ़ा कुछ भी नहीं रहा हूँ, मैं खाली बात ही कर रहा हूँ आपसे कि ऐसे ऐसे कुछ होता है। देखो तो यहाँ पे ऊपर लगा 60 और नीचे लगा 20, तो नॉर्मल तो कांटेक्ट ही नहीं रहा क्योंकि 40 नेट ऊपर लग रहा है, एफ नेट ऊपर 40 लग रहा है ना। ये क्या चीज है? तो ये है एफ साइन 37, और ये क्या चीज है? तो ये है mg, और ये 2 kg का। तो अगर इस पे नेट फोर्स ऊपर लग रहा है, इस डायरेक्शन में भी नेट फोर्स है, इसका मतलब इस डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन होगा, होगा कि नहीं होगा? कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन? एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, सो 40 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ये जो है वो 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है, खाली इतनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड है। अच्छा, तो इसका मतलब अगर इस डायरेक्शन में वर्क निकालना है तो एफ साइन 37 का इस डायरेक्शन में वर्क होगा। तो आपको अगर एक्सेलरेशन दे रखा है, डिस्टेंस नहीं दे रखा है इस डायरेक्शन का, तो क्या करोगे? आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। कैसे? मान लो कोई भी टाइम इंटरवल दे रखा है कि इन टाइम 2 सेकेंड, इन टाइम 2 सेकेंड एफ साइन 37 का ये y कोऑर्डिनेट के अलोंग, ये और x कोऑर्डिनेट मान लेते हैं। y के अलोंग कितना वर्क होगा ये निकालो, x के अलोंग तो 0 है, x में कोई वर्क नहीं हो रहा है इसका, एफ साइन 37 का।
क्योंकि एफ साइन 37 ऐसे लग रहा है तो एक्स में कोई वर्क नहीं, जो भी वर्क होगा वो खाली वाई वाई में होगा। वाई में कितना वर्क है, तो इन टाइम 2 सेकेंड कैसे निकालोगे वाई में डिस्प्लेसमेंट, s is equal to ut plus half at S square। is equal to ut plus 1/2 at square. यस, ut plus half at square, दैट्स इट। देखो अगर आपको एक्सेलरेशन दे रखा है, डिस्टेंस नहीं दे रखी, मतलब कहीं ना कहीं टाइम दे रखा होगा सवाल में। तो और इनिशियल यू मान लेते हैं जीरो है कि इनिशियली कुछ नहीं जीरो था, तो ये जीरो हो जाएगी क्वांटिटी, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हाफ ए एन टी स्क्वायर, दैट्स इट। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा 40 मीटर। तो अब इस 40 मीटर को इस 40 ये 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे, देखो ये 60 है फोर्स और इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है 40 मीटर, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है 40 मीटर और इस डायरेक्शन में फोर्स है 60। तो कितना वर्क हुआ इस डायरेक्शन में, 40 इंटू 60 2400 जूल, ठीक है। और इस डायरेक्शन इस फोर्स का वर्क कितना होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर है 40 और फोर्स नीचे लग रहा है, तो पॉजिटिव वर्क होगा कि नेगेटिव होगा एमजी का वर्क, नेगेटिव। नेगेटिव। कितना होगा, ऊपर 40 है और नीचे 20 है, तो एमजी का वर्क नेगेटिव होगा। ये बातें समझ में आ रही है क्या चल रहा है? यस सर। तो नेगेटिव वर्क होगा तो होगा -800, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, इसका मतलब एमजी सिस्टम से एनर्जी खाएगा, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है और एमजी लग रहा है नीचे, सपोर्ट नहीं कर रहा, बस दैट्स इट। तो नेगेटिव वर्क होगा तो -800, क्योंकि 4 इंटू 2 8 और 0 0 -100, ठीक है। अब काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करें, तो काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पे लगेगा ही नहीं, क्या लगेगा, देखो मैंने वैल्यू ऐसी सेट कर दी है, अगर नॉर्मल 0 हो गया तो काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा। मान लो कोई ऐसा सवाल होता कि अगर काइनेटिक फ्रिक्शन भी लगता तो क्या होता, लेट्स से किसी एग्जांपल में काइनेटिक फ्रिक्शन लगाते हैं, मान लो पीछे एफ के लग रहा है और नॉर्मल का वैल्यू कुछ है, मान लो n1, तो कुछ वैल्यू n1 0 हो गया, तो अगर ये वैल्यू कुछ होगा और ये 5 मीटर चल रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क क्या होगा, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन इज नेगेटिव, क्योंकि ये पीछे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, तो एफ के इंटू 5 और माइनस कर दोगे, बस दैट्स इट। तो माइनस म्यू n1 इंटू 5, ये आंसर आने वाला है जूल, ठीक है। इतना जूल काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क होगा, कोई भी मास हो सकता है 2 kg 3 kg जो भी दे रखा है, ठीक है, तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क हो जाएगा। चलिए अगला सवाल मैं एक और देता हूं आपको, उसको करो। यहाँ पे एक ब्लॉक है 37 डिग्री के एंगल पे, फोर्स लगा रहे हैं ऐसे, ठीक है, कि ये मान लो 8 kg का ब्लॉक है, ऐसे फोर्स लग रहा है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दे रखा है 0.5 और ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन 0 है। अभी देखो, अभी कभी कभी आता है कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, कभी कभी आता है एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो सारी बातें अभी क्लियर हो जाएंगी। तो आपको वर्क निकालना है कितने सेकंड में, या जब ये 5 मीटर ऊपर चल जाए तब वर्क निकालना है सबका। ये मान लो 5 मीटर ऊपर चल गया, तब आपको इस कैपिटल एफ का वर्क निकालना है, वर्क बाय कैपिटल एफ, वर्क बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, वर्क बाय mg एंड वर्क बाय नॉर्मल, इन तीनों फोर्स चारों फोर्सेस का वर्क निकालना है। कैसे निकालोगे, सवाल समझ में आया क्या? यस सर। ये एक ब्लॉक है 8 kg का, इस पे एक फोर्स लगा रहे हैं ऊपर उसको पुश करने के लिए, लेकिन ये एक्सेलरेट नहीं हो रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर आप फोर्स लगा रहे हो लेकिन इसमें एक्सेलरेशन नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। कांस्टेंट स्पीड का मतलब होता है अगर v कांस्टेंट है तो dv बाई dt क्या हो जाएगा, जीरो। dv बाई dt जीरो मतलब एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन जीरो कैसे हो सकता है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है कि मान लो जब ये ऐसे जा रहा था, हमेशा फोर्स लगे तो जरूरी नहीं एक्सेलरेशन हो, क्यों नहीं है, क्योंकि उसके अपोजिट भी उतना फोर्स लग रहा होगा,
फोर्स लगना मतलब एक्सेलरेशन होना, ये तो जरूरी है वैसे तो। एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, पर खाली आप क्योंकि इस वाले फोर्स को देख रहे हो तो आपको लग रहा है कि सर फोर्स लग रहा है और एक्सेलरेशन नहीं हो रहा। नहीं, आप एक दूसरे फोर्स को नजरअंदाज कर लो। कौन सा? पीछे क्या लगेगा इसमें? फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन। एक तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा और एक mg नीचे लगता है इसमें। mg cos 37। नहीं, mg cos 37 नहीं, ये एंगल 37 होगा कि नहीं होगा? ये एंगल 37। हाँ सर वो तो होगा। mg का ये कंपोनेंट कितना होगा? mg cos 37, m cos। और नीचे होगा mg sin 37। होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। इसका मतलब, और ऊपर लगेगा नॉर्मल। तो यहाँ पे ये समझ में आया, वो नॉर्मल कौन लगा रहा है? ये वाली सरफेस जो है वो इस ब्लॉक पे ऊपर धक्का लगा रही है। तो इस ब्लॉक पे देखो, अगर आप खाली ये डायरेक्शन की बात करते हो ना, इस डायरेक्शन की बात कर रहे हो, मैं खाली इस डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, ये वाली डायरेक्शन, तो इसमें अगर एफ आपने ऊपर लगाया, पर नीचे भी दो फोर्सेस लग रहे हैं जिनको आपने नहीं देखा, और आप कहोगे कि सर एक्सेलरेशन आए। नहीं भाई, नीचे भी दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो ये और एक काइनेटिक फ्रिक्शन। तो हो सकता है कि ये फोर्स इन दोनों के सम के बराबर हो जाए तो नेट फोर्स 0 हो जाए। तो अगर ये नेट फोर्स 0 हो जाएगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, और क्योंकि ऐसे भी मूव नहीं हो रहा, तो एन किसके बराबर होना चाहिए? mg cos 37 के बराबर। तो एक इक्वेशन तो ये आ गई कि नॉर्मल mg cos 37 के बराबर होगा। दूसरी इक्वेशन, काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू निकाल सकता हूं मैं, म्यू इंटू एन। म्यू का वैल्यू आपको, म्यू के इंटू एन, म्यू के का वैल्यू 0.5 है, और ये हो जाएगा mg cos 37। m का वैल्यू 8 kg है, तो 8 इंटू 10 इंटू 4/5। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, और ये आएगा 32 न्यूटन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू 32 न्यूटन है, मतलब 32 न्यूटन नीचे लग रहा है। mg sin 37 का वैल्यू भी निकाल लेता हूँ। mg sin 37 का वैल्यू कितना होगा? तो mg sin 37 का वैल्यू होगा m इंटू 10, m का वैल्यू 8 है, इंटू 3/5, तो ये आ गया 2, ये 6, तो 48 न्यूटन। इसका मतलब नीचे कितना लग रहा है? 48, तो ये लग रहा है, और ये नीचे लग रहा है, कितना लग रहा है? 48, तो ये नीचे लग रहा है, और ये कितना लग रहा है? 32। तो नीचे कितना फोर्स लगा नेट? 80। 8 और 2 10 और 80 न्यूटन। अगर 80 न्यूटन नीचे लगा है, मतलब एफ भी कितना होना चाहिए? 80। 80 होना चाहिए, तो ही ये कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा। दैट्स इट। तो इसका मतलब, इसका वैल्यू क्वेश्चन नहीं दे रखा था, पर इसका वैल्यू, इस एफ का वैल्यू क्वेश्चन ने नहीं दे रखा था, लेकिन क्वेश्चन ने इंफॉर्मेशन दे रखी थी कि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रखा है। तो और अगर किसी एक्सेलरेशन से मूव करता तब भी निकाल लेते, तब भी हम कैसे निकाल लेते वो देख लेंगे। एफ नेट इज इक्वल टू एम ए कर देते, तब भी आपका वैल्यू निकल जाता। पर खैर यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड है, इसका मतलब है ये वाला फोर्स इन दोनों फोर्सेस के सम के बराबर होना चाहिए। तो ये 80 न्यूटन का फोर्स होना चाहिए। तो हमें फोर्सेस पता पड़ गए, देखो सारे फोर्सेस पता पड़ गए। इस फोर्स का वैल्यू पता पड़ गया 80 न्यूटन, एफ के का वैल्यू पता पड़ गया, ये वैल्यू है 32 न्यूटन, एम जी का वैल्यू पता पड़ गया 80, क्योंकि 8 इंटू जी करोगे जी 10 होता है, और नॉर्मल का वैल्यू पता पड़ गया, कितना नॉर्मल का वैल्यू? एम जी कॉस 37। एम जी कॉस 37 कितना होगा? ये होगा 80 इंटू 4/5, तो ये हो जाएगा 16 और 64। ये समझ में आ रहा है? हाँ चलिए, तो ये 80 हो गया, और ये हो गया 4/5, तो 16 5 जा 80, और 16 4 जा 64। ठीक है, तो इस तरह से हमने फोर्सेस निकाले। अभी वर्क निकालना बाकी है 5 मीटर डिस्टेंस के लिए। तो देखो, अभी मैं वर्क निकालता हूँ, कैसे निकालेंगे, एक एक का वर्क निकालते हैं, क्योंकि ये 5 मीटर ऐसे चल रहा है, 5 मीटर ऐसे चल रहा है, तो देखो वर्क अब कैसे आसानी से निकलता है। लेट्स सी। मैं स्लाइड चेंज नहीं करना चाहता हूँ, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलिए, तो अभी एक एक का वर्क निकालते हैं। सबसे पहले इस फोर्स का वर्क निकालते हैं। इस फोर्स का वर्क क्या होगा? पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि एफ लग रहा है 80 न्यूटन और चल भी इतना रहा है 5 मीटर, तो कितना वर्क हुआ इस एफ का? वर्क बाय एफ कितना हुआ?
400. 400, 80 into 5, that's it, 400 जूल। अच्छा, अभी मैं बताऊं काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क निकालो। काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है नीचे, कितना लग रहा है? 32 न्यूटन का। तो कितना वर्क होगा इसका, पॉजिटिव के नेगेटिव? Negative. नेगेटिव। कितना वर्क होगा वर्क बाय काइनेटिक फ्रिक्शन? 32 into 5 minus 160. 0, yes, minus 160 जूल, minus 160 जूल। ठीक है, इसका मतलब देखो काइनेटिक फ्रिक्शन का तो एक बात याद होनी ही चाहिए, क्योंकि ये हमेशा मोशन के अपोजिट लगेगा, तो ये सिस्टम की एनर्जी को निकालेगा। ये एनर्जी दे रहा है पर ये निकाल रहा है। अच्छा, mg का वर्क कैसे निकालोगे? और नॉर्मल का वर्क, पहले चलो नॉर्मल का निकाल लेते हैं, फिर mg का निकालेंगे। नॉर्मल का वर्क कैसे निकलेगा? नॉर्मल ऐसे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो रहा है, तो नॉर्मल का वर्क कितना होगा? 0. 0 होगा, यस। क्यों? क्योंकि नॉर्मल इस डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। ये बात समझ में आ रही है? नॉर्मल फोर्स का इस डिस्प्लेसमेंट से कोई लेना देना नहीं है, तो वर्क बाय नॉर्मल इज हाउ मच? n into 5 into cos 90, ऐसे कर दो तब भी, और आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि सर 0 ही होगा, तो 0 कर दो। ये समझ में आ रहा है आपको cos 90 क्यों किया मैंने? fs cos थीटा होता है ना, Yes. तो वो फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हो, या आपको कंसेप्ट समझ में आ गया कि सर परपेंडिकुलर फोर्स खाली उसी डायरेक्शन में वर्क करेगा जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, फोर्स उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कभी वर्क नहीं कर सकता। अगर ये बात समझ में आती है तो आपको फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो। और फोर्स अगर अपोजिट लगे डिस्प्लेसमेंट के तो नेगेटिव वर्क होगा। ये हो गया। mg का वर्क क्या होगा? देखो mg के दो कंपोनेंट है, mg ऐसे लग रहा है, एक कंपोनेंट है नीचे की तरफ और एक कंपोनेंट है ऐसा इस तरफ। ये कंपोनेंट है mg cos 37 और ये कंपोनेंट है mg sin 37। बोलो कौन सा कंपोनेंट वर्क करेगा mg का? mg sin 37. Negative. और पॉजिटिव वर्क के नेगेटिव वर्क? Negative. नेगेटिव। 240. हाँ 240। देखो तो ये ऐसे लग रहा है और ये ऐसे लग रहा है, तो ये वाला जो mg cos 37 है वो इस डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, तो ये वर्क नहीं करेगा, खाली यही वाला कंपोनेंट वर्क करेगा mg sin 37 का, और वो नेगेटिव वर्क करेगा। तो कितना वर्क होगा? तो वर्क बाय नॉर्मल हमको समझ में आ गया, वर्क बाय नॉर्मल इज इक्वल टू 0। और दूसरा आ गया वर्क बाय mg। तो mg लिख रहा हूं mg, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि mg का ये कंपोनेंट किसी काम का नहीं, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, खाली ये कंपोनेंट काम का। तो क्या आएगा? माइनस mg sin 37 इंटू 5। तो ये कितना हो गया? माइनस 80 इंटू 3/5 इंटू 5, दैट इज माइनस 240 जूल। देखो तो यहाँ पे अगर सारे वर्क की बात करो तो एक वर्क हमने निकाला 400 जूल, एक हमने वर्क निकाला माइनस 160 जूल, और एक वर्क निकाला हमने माइनस 240 जूल, है ना। बाकी तो दो तो जीरो है, नॉर्मल का और mg cos 37 का, ये तो जीरो है ना। अच्छा, तो अब बात अगर मैं आपसे बताऊं कि इन सभी वर्क को ऐड करके देखो कितना आता है। 400 माइनस 160 माइनस 240 0 और 0, कितना आता है? 0. 0 आता है। इसका मतलब है कि नेट वर्क जो इस ब्लॉक पे हुआ वो कितना हुआ? 0. 0. नेट वर्क ऑन ब्लॉक इज 0। मतलब क्या समझ में आया बताओ? इसका सिंपल सा मतलब है वर्क ही नहीं हुआ ब्लॉक पे। ये फोर्स जितना पॉजिटिव वर्क कर रहा है उतना ही ये काइनेटिक फ्रिक्शन और mg दोनों मिलकर के नेगेटिव वर्क कर देते हैं, तो इस पे नेट एनर्जी ट्रांसफर 0 है, और इसीलिए कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। अगर इसमें एनर्जी जाती तो वेलोसिटी बढ़ती कि नहीं बढ़ती? Yes. पर इसमें नेट वर्क डन, ये सभी मिल करके ये पॉजिटिव ये देता, ये एनर्जी देना चाहता है, फ्रिक्शन एनर्जी खाना चाहता है, mg sin थीटा भी mg एनर्जी खाना चाहता है, और इन्होंने इतनी एनर्जी खा ली जितनी इसने एनर्जी दी। और तो इसका मतलब इसके पास कुछ एनर्जी में बढ़ोतरी होगी नहीं, और एनर्जी में बढ़ोतरी नहीं होगी तो ये कांस्टेंट स्पीड से चलता रहेगा।
अगर ये पॉजिटिव आता, मान लो नेट वर्क डन पॉजिटिव आता तो क्या होता? क्लॉक ऊपर की तरफ मोशन करता। नहीं, ऊपर की तरफ, लेकिन वेलोसिटी बढ़ने के साथ साथ मोशन करता। हाँ समझ में आ रहा है? उसकी वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होता कि नहीं होता? हाँ सर। Yes. उसकी वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होता। और अगर नेटवर्क डन नेगेटिव आता तो क्या होता? उसकी वेलोसिटी में डिक्रीमेंट होता, डिक्रीज होती है ना। अगर हमारे पास नेटवर्क डन नेगेटिव आ जाए, नेटवर्क डन नेगेटिव आ जाए मतलब वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होगी। चलिए, तो ये एग्जांपल समझ में आ गया कैसे वर्क डन निकालना है। चलिए ठीक है, अब हम अगला सवाल देता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो यहां पे एक बॉल पड़ी हुई है, उसको h हाइट से ऊपर उठाया जाता है। h हाइट से ऊपर उठाया जाता है। अच्छा, और h हाइट जो है वो अर्थ की रेडियस से बहुत छोटा है, मतलब इट्स वेरी लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ। अभी आप ग्रेविटेशन पढ़ रहे हो तो ये सारी चीजें आपको पता होंगी, रेडियस ऑफ अर्थ क्या होती है और ये सारी चीजें। रेडियस ऑफ अर्थ, तो ये बहुत छोटा है रेडियस ऑफ अर्थ। मतलब कहने का मतलब है कि मान लो इसको मैंने 500 मीटर से उठाया, ऐसे समझ लो। तो अर्थ की रेडियस कितनी होती है? कितनी होती है अर्थ की रेडियस? 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर अर्थ की रेडियस है। पता है कि नहीं पता है? खबर से? चलिए ठीक है, तो आपको अगर मैं इस बॉडी को, इस बॉल को ऊपर उठाता हूं h हाइट से, h जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ से छोटी है, तो मुझे वर्क निकालना है इस h हाइट उठाने में बाय ऑल द फोर्सेस। फाइंड वर्क बाय ऑल द फोर्सेस acting on the ball in moving this ball by h का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। मैंने 500 ले लिया, आप 600 ले सकते हो, 400 ले सकते हो, व्हाटएवर, पर हम h में आंसर निकालेंगे, ठीक है। इन मूविंग इट बाय h हाइट से इसको मूव करने में कितना वर्क होगा बाय ऑल द फोर्सेस। तो सबसे पहले तो ये निकालना पड़ेगा ना कि इस पे फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं। मान लो इसका मास m है, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? mg. तो सबसे पहले तो एक फोर्स तो लगेगा mg, और क्योंकि आप इसको ऊपर उठा रहे हो तो ऑब्वियसली आप ऊपर एक फोर्स लगा रहे होंगे अपनी तरफ से, तभी तो ऊपर उठेगा। अपने आप उठ जाएगा क्या ऊपर? No. तो आपने एक अपनी तरफ से एक एफ लगाया होगा, जिसको बोल देते हैं एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल का मतलब है जो बाहर से लगता है। mg जो है वो जो अर्थ उस पर लगा रही है। ये कौन लगा रहा है? अर्थ लगा रही है। ये सारी चीजें आपको दिखनी चाहिए। ये अर्थ लगा रही है, अच्छा, और ये कौन लगा रहा है? तो ये वो आदमी लगा रहा होगा जो आदमी उसको ऊपर उठा रहा है, उसको नाम एफ एक्सटर्नल, एक्सटर्नल अंग्रेजी में एक्सटर्नल लिखते हैं जनरली, बुक्स में एक्सटर्नल लिखा होता है इसलिए मैंने भी लिखा। आप F1 F2 कुछ भी लिख सकते हो, पर आपको पता होना चाहिए दिमाग में कि अगर आपने F1 लिखा है, F2 लिखा है, जो भी लिखा है, तो ये कौन लगा रहा है? ये बाहर से कोई आदमी लगा रहा है, बाहर से आदमी लिखा। पर ये कुछ नोटेशंस हैं जो कि ऑथर्स यूज करते हैं। एफ एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब बाहर से लग रहा है, एक्सटर्नल की स्पेलिंग ये है, तो वही मैंने यूज किया है। चलिए, बाहर से आदमी लगा रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है, तो कुल मिलाकर के दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो mg और एफ एक्सटर्नल। और अगर h हाइट से ऊपर उठेगा तो बताओ वर्क कितना होगा? एफ एक्सटर्नल का वर्क कितना होगा? बड़ा सिंपल सा। F into 500. नहीं, 500 तो मैंने वैल्यू लिखी है, आप h में बताओ आंसर। एफ एक्सटर्नल इंटू h, दैट्स इट। नहीं क्या? और Yes, sir.
व्हाट इज वर्क बाय mg? negative mg into h. माइनस mg, दैट्स इट। अच्छा, अगर क्वेश्चन इसके देखो ये आंसर आ गए, ये आंसर आ चुके हैं, ये कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था, आंसर आप निकाल लिया। अभी मैं क्वेश्चन में एक और इंफॉर्मेशन जोड़ता हूँ साथ में। मान लो ऐसा क्वेश्चन दे दे कि ये ब्लॉक है, वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। मान लो मैं अगर ये दे दूं कि v कांस्टेंट है, इसमें मैं दो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। अगर v कांस्टेंट है इस बॉडी का, तो क्या एक इक्वेशन और बननी चाहिए, ये दोनों फोर्सेस बराबर होने चाहिए हर मोमेंट में, एट एवरी इंस्टेंट। ये समझ में आता है? अगर वेलोसिटी कांस्टेंट sir. मतलब dv बाई dt जीरो है, dv बाई dt मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, और एक्सेलरेशन जीरो मतलब नेट फोर्स शुड बी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जीरो है तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो नेट फोर्स है कितना? ऊपर F एक्सटर्नल लग रहा है, नीचे mg लग रहा है। ऊपर F एक्सटर्नल लग रहा है और नीचे लग रहा है mg। तो आप कहोगे कि सर ऊपर तो F एक्सटर्नल लग रहा है, नीचे mg लग रहा है, और आपने इंफॉर्मेशन दे दी कि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, इसका मतलब नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स जीरो होना चाहिए मतलब अगर इसको पॉजिटिव मान लें, इसको नेगेटिव मान लें, तो इन दोनों का सम जीरो होना चाहिए। तो F एक्सटर्नल माइनस mg, इन दोनों को जोड़ दिया, साइन के साथ जोड़ा है। एक को पॉजिटिव लिया, एक को नेगेटिव लिया, क्योंकि अपवर्ड अगर मैं पॉजिटिव लूंगा, फोर्सेस वेक्टर होते हैं, तो डाउनवर्ड मुझे नेगेटिव फोर्स लेना पड़ेगा। और इन दोनों को जोड़ूंगा, तो अगर मान लो ये +5 है, तो ये कितना होगा, ये कितना होना चाहिए, -5 होना चाहिए, है ना? तो वैसे ही तो इन सबका सम जीरो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा F एक्सटर्नल शुड बी इज इक्वल टू mg। तो इसका मतलब ये है कि ये F एक्सटर्नल का वैल्यू भी mg के बराबर आएगा। तो mgh, ये पॉजिटिव mgh वर्क करेगा और ये नेगेटिव mgh वर्क करेगा। तो इसने जितनी एनर्जी दी उतनी एनर्जी ये खा गया। तो कुल मिलाकर के कितनी वेलोसिटी से चलेगा? कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट। अच्छा, क्वेश्चन में अगर मैं कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं देता, मैं कहता कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा है, तो क्या करते हैं वो भी देख लो। अगर मैं क्वेश्चन में देता कि कांस्टेंट स्पीड से नहीं चल रहा, ये ऊपर चल रहा है एक्सेलरेशन से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो इक्वेशन क्या बनाते हैं? अगर मैं कहता कि ये ऊपर चल रहा है विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तब भी आसान था। मान लो मास आपको m दे रखा है, m का वैल्यू लेट से 4 kg, फॉर एग्जांपल 4 kg ले लेता हूं, तो आंसर क्योंकि निकल के आ जाएगा इसलिए। अदरवाइज आप कुछ भी ले सकते हो, m को m भी रहने देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अगर आप निकालोगे F एक्सटर्नल, सॉरी F नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन अब एक्सेलरेशन जीरो है क्या? जीरो नहीं है। इसका मतलब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो F एक्सटर्नल माइनस mg इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन 2। तो अब F एक्सटर्नल बड़ा होगा कि छोटा होगा mg से, कि बराबर होगा? अब F एक्सटर्नल mg से बड़ा होगा, बड़ा होगा। mg से बड़ा, तभी तो ऊपर एक्सेलरेशन है। अगर F एक्सटर्नल mg से छोटा होता तो एक्सेलरेशन कहां होता, ऊपर होता कि नीचे होता? नीचे। नीचे होता। और अगर बराबर होता तो एक्सेलरेशन कितना होता? जीरो। ठीक है। तो अगर ऐसा सवाल है तो यहां पे वर्क बाय F एक्सटर्नल क्या आएगा? तो सिंपल है, F एक्सटर्नल इंटू एच, और F एक्सटर्नल का वैल्यू हमने निकाल लिया mg इंटू 2m, mg प्लस 2m। तो mg प्लस 2m, m का वैल्यू कुछ भी ले लो, आपने m का वैल्यू 4 लिया तो 4 रख देना बाद में, तब भी आंसर आ जाएगा। h का वैल्यू 500 लिया है तो ये वैल्यू रख सकते हैं अपन। तो m का वैल्यू 4 ले लेता हूँ, g का वैल्यू 10, 2, m का वैल्यू 4 ले लिया, और h का वैल्यू 500 अगर ले लेते हो, तो ये आंसर निकल के आ जाता है 40 और ये 8, मतलब 48 इंटू 500। तो ये जो भी आंसर आता है वो आप कैलकुलेट कर लेना, 0 0 40 20 और 2400 जूल, इतना वर्क हो रहा है F एक्सटर्नल के द्वारा। और mg जो वर्क करेगा इस वाले केस में, वो अभी भी माइनस mgh ही करेगा, क्योंकि m तो उतना कितना ही है mg। तो इस वाले केस में भी अगर ये ऊपर एक्सेलरेट होता तब भी इसका वर्क ज्यादा होता, अब इसका वर्क ज्यादा हुआ, और mg का वर्क जो होगा, वर्क बाय mg अगर निकालोगे
वर्क बाय mg, तो वो अभी भी कितना आएगा माइनस mgh, तो कितना वर्क होगा माइनस m 4 है g ये, और ये 500 मीटर लिया अपन ने, तो कितना हो गया ये माइनस 20,000 जूल, है ना। तो अब नेटवर्क पॉजिटिव है सिस्टम में कि नेगेटिव है, कि बराबर है कि जीरो है, पॉजिटिव। पॉजिटिव है। इसका मतलब अब एफ एक्सटर्नल जो है वो ज्यादा वर्क कर रहा है mg से, मतलब जैसे यहाँ पे तो दोनों का बराबर था, तो इसका मतलब सिस्टम में ना तो एनर्जी गई, मतलब एनर्जी गई नहीं, क्योंकि जितना पॉजिटिव वर्क इसने किया उतना नेगेटिव इसने कर दिया, तो नेट दोनों को ऐड करोगे तो जीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर दोनों को ऐड करोगे तो एनर्जी बच रही है, कितनी बच रही है 4000 जूल की। इसका मतलब है 4000 जूल से इसकी वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होगा, मतलब इसकी वेलोसिटी अब बढ़ेगी, ऑब्वियसली दिख भी रहा है एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी बढ़नी चाहिए। बोलो बात क्लियर है। चलिए तो हेलो, तो आज की क्लास हम इसी के साथ यहीं पे पूरी करते हैं। मेरे हिसाब से आपको जो एक दो एग्जांपल बताया वो समझ में आया होंगे और आपको वर्क थोड़ा सा और क्लियर हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट? नो No, सर। sir. ओके बाय।